हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्टडी टूर विद RSR चैनल में स्वागत है। पिछले सेशन में हमने आर्थिकी 2021-22 को पढ़ना शुरू किया था। आज उसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। पिछले सेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ ही यदि आप आर्थिकी की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। भारत का पहला हरित म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला नगर निगम कौन सा है? तो ये है गाजियाबाद नगर निगम, जिसने 8 अप्रैल 2021 को ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया। और ऐसा करने वाला गाजियाबाद नगर निगम देश का पहला नगर निगम बन गया है। क्लियर? शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक द्वारा बैंकिंग परिचालन कब से प्रारंभ किया गया? तो कब से बैंकिंग परिचालन प्रारंभ किया गया? शहरी सहकारी बैंक शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव के द्वारा। तो आपका उत्तर होगा अप्रैल 2021 में। ठीक है, ये जो शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक है यह शहरी सहकारी बैंक है, यानी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक से भारत में लघु वित्तीय बैंक के रूप में बैंकिंग व्यापार के संचालन का लाइसेंस प्राप्त करने वाला भारत का पहला शहरी सहकारी बैंक कौन सा है? तो ये है आपका शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक, जिसने अपना परिचालन अप्रैल 2021 में ही शुरू किया है। तो ये लगाएंगे आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे। ठीक है, भारत में लघु वित्तीय बैंक के रूप में बैंकिंग व्यापार के संचालन का लाइसेंस प्राप्त करने वाला यह बैंक पहला बैंक है। क्लियर? आगे बात करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों की सूची में कौन से बैंक शामिल हैं? तो इसमें शामिल हैं 3 बैंक। कौन कौन से? SBI, ICICI बैंक और HDFC बैंक। आप जानते हैं ICICI बैंक और HDFC बैंक ये प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT द्वारा अधिसूचित योजना कौन सी है? तो योजना का नाम है फेसलेस पेनाल्टी स्कीम 2021। प्रश्न आ सकता है, फेसलेस पेनाल्टी स्कीम 2021 को किसके द्वारा अधिसूचित किया गया? तो आपका उत्तर होगा CBDT के द्वारा, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के द्वारा। 25 मई 2021 को जारी प्रमुख कृषि फसलों के तृतीय अग्रिम अनुमान 2020-21 के अनुसार वर्ष 2020-21 के दौरान देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना अनुमानित है? तो कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना अनुमानित है? आपका उत्तर होगा 305.44 मिलियन टन। और ये कई बार पूछा गया है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। आगे बात करते हैं। तृतीय अग्रिम अनुमान 2020-21 के अनुसार वर्ष 2020-21 के दौरान चावल का कुल उत्पादन कितना अनुमानित है? तो कितना अनुमानित है? कुल आप कितना कुल खाद्यान्न है 305.44 मिलियन टन। वहीं केवल चावल का उत्पादन अनुमान देखें तो वह कितना है? 121.46 मिलियन टन चावल का और खाद्यान्न का। ये खूब एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप इनको याद रखेंगे। आगे बात करते हैं। तृतीय अग्रिम अनुमान 2020-21 के अनुसार वर्ष 2020-21 में गन्ने का उत्पादन कितना अनुमानित है? तो कितना अनुमानित है? 392.8 मिलियन टन। ये गन्ने की यहाँ पर बात की जा रही है। वर्ष 2021 के सत्र के लिए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा मिलिंग कोपरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना निर्धारित किया गया है? तो मिलिंग कोपरा यानी ये बात चल रही है सूखे नारियल की, पूरे सूखे नारियल के खोपरे की बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, तो प्रति कुंतल जो मूल्य निर्धारित किया गया है किसके द्वारा? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा। कितना है ये? 10,335 रुपये प्रति कुंतल। ये भी पूछा गया है, रिसेंट के 1-2 सालों में ये काफ़ी एग्जाम में आया है, तो आप इसको याद रखेंगे। 8 मार्च 2021 को जारी बागवानी फसलों के प्रथम अग्रिम अनुमान 2020-21 के अनुसार देश में बागवानी फसलों का कुल उत्पादन कितना अनुमानित है? तो अभी ऊपर हमने कौन सी फसलें पढ़ी थी? हमने पढ़ी थी खाद्यान्न फसलें। ठीक है, उनका हमने अग्रिम जो उत्पादन अनुमान था वो देखा था। यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं बागवानी फसलों का कुल उत्पादन कितना अनुमानित है। तो आपका उत्तर होगा 326.58 मिलियन टन। जबकि खाद्यान्न फसलों का कितना था? खाद्यान्न फसलों का था 305.44 मिलियन टन। क्लियर हो गया? याद रहेगा? ठीक है, इसके साथ कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे 8 मार्च को कौन से दिवस का आयोजन किया जाता है? 8 मार्च 2021 को जारी बागवानी फसलों के
आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020-21 में देश के फलों का कुल उत्पादन कितना अनुमानित है? तो फलों का उत्पादन कितना अनुमानित है? तो आपका उत्तर होगा 103.23 मिलियन टन। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं। 29 जून 2021 को एशिया के सबसे लंबे तथा विश्व के 5वें सबसे लंबे ऑटोमोबाइल हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक नाट्रेक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसको कहाँ पर उद्घाटन किया गया? इंदौर मध्य प्रदेश में। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाना है। इस हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक की लंबाई कितनी है? 11.3 किलोमीटर। इस ट्रैक का उपयोग किस लिए किया जाएगा? जो ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं वे अपनी गाड़ियों की, 4 व्हीलर की, 2 व्हीलर की अलग अलग तरह की जांच करती है कि उनकी स्पीड कैसी, उनमें कंफर्ट है कि नहीं, उनका एवरेज कैसा है, माइलेज कैसा है। तो ये सब चेक करने के लिए क्या चाहिए होता है? एक लंबा सपाट रोड चाहिए होता है। ठीक है, जिससे गाड़ी फर्राटा भर सके और वहाँ ट्रैफिक जैसी कोई समस्या ना हो। तो इसीलिए पहले क्या करती थी ऑटोमोबाइल कंपनियां, जो खासकर विदेशी थी, वे विदेशों से ही अपनी गाड़ियों को टेस्ट करके लाती थी या उनका टेस्ट जो है वो अलग तरीके से करती थी। लेकिन अब भारत सरकार के द्वारा ये प्रबंध किया गया है कि आप मध्य प्रदेश के इंदौर में आकर इन गाड़ियों का टेस्ट करिए। इससे गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है उसका भी जनरेशन होगा। ठीक है, तो याद रखेंगे इसकी लंबाई कितनी है? 11.3 किलोमीटर। साथ में आपको याद रखना है ये किस नंबर का है? ये एशिया का सबसे लंबा है और विश्व में 5वें नंबर पर ये जो आपका टेस्ट ट्रैक है। ठीक है, देश के सकल घरेलू उत्पाद में एमएसएमई क्षेत्र का योगदान 30% है। यह कितना रोजगार प्रदान करता है? तो इसको आप लगाइए मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप जब भी आंसर राइटिंग करते हैं या ऐसे लिखते हैं तो इस तरह की बातों को आप जरूर कोट किया करिए। ठीक है, वैसे भी ये जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट, यानी एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, उसके साथ ऐसे और आंसर राइटिंग के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो देश के जो सकल घरेलू उत्पाद है, जीडीपी है, उसमें से एमएसएमई का जो योगदान है वह कितना है? 30% है और ये लगभग 11 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान कराता है। कौन सा सेक्टर? एमएसएमई सेक्टर। साथ में मेरे द्वारा कई बार बोला गया है बजट 2020 में एमएसएमई की परिभाषाओं को बदला गया है। आप उनको ज़रूर एक बार देख लेंगे। अगर आपके पास ऑथेंटिक सोर्स नहीं है तो इसी चैनल पर आपको 2020 का बजट मिल जाएगा। ठीक है, बजट पर वीडियो बनाया गया था, उसमें ही आपको एमएसएमई की जो नई परिभाषाएं हैं वो वहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, एग्जाम में इनसे प्रश्न बन सकता है। अभी तक फिलहाल नहीं बना है लेकिन बनेगा ज़रूर, ये जान लीजिए। भारत की विदेश व्यापार नीति प्रतिपादित की जाती है। 5 वर्षों के लिए भारत की विदेश व्यापार नीति बनाई जाती है, यानी जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है इसके लिए 5 वर्षों का निर्धारण किया गया कि 5 वर्ष तक हम इस तरीके से कार्य करेंगे। याद रहेगा, भारत की जो नई विदेश नीति है वह कब से लागू हुई है? वह लागू हुई है 1 अप्रैल 2020 से, जबकि इसे कब से लागू होना था? 1 अप्रैल 2021 से लागू हुई है, जबकि इसे लागू होना था 1 अप्रैल 2020 से। ठीक है, क्यों 1 साल लेट हो गई? कोविड-19 के कारण। ठीक है, जो इसके पहले वाली विदेश नीति थी वह 1 अप्रैल 2015 से शुरू हुई थी और आपने अभी पढ़ा 5 वर्षों के लिए इसको निर्धारित किया जाता है। तो ये जो 1 अप्रैल 2015 को शुरू हुई थी हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, इसे कब तक खत्म होना था? 31 मार्च 2020 तक। लेकिन कोविड-19 चल रहा था, इसी कारण इस पेंडेमिक के कारण इसको 1 साल के लिए विस्तारित किया गया और इसको कब खत्म किया गया? 31 मार्च 2021 तक। उसके बाद 1 अप्रैल 2021 से नई जो ट्रेड पॉलिसी है वो चालू हो गई है। क्लियर हो गया? केंद्र सरकार ने वस्त्र मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन इस निगम को बंद करने की मंजूरी दी है। तो किस निगम की बात कर रहे हैं? ये निगम है आपका भारतीय हस्तशिल्प हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड। तो इसको भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे। इस तरह के जो प्रश्न हैं वो आरओ के एग्जाम में बहुत आते हैं, तो इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट टिक करिए। 16 मार्च 2021 को इसको बंद करने का निर्णय लिया गया है, भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड को। ठीक है, आगे बात करते हैं। 21-22 जनवरी 2021 के मध्य मस्करेड या MASCRADE 2021 के 7वें संस्करण का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो MASCRADE या मस्करेड का आयोजन किया गया फिक्की कास्केड के द्वारा। ठीक है, 2021 का इसका आयोजन इस आयोजन का 7वां संस्करण है। मस्करेड का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है मूवमेंट अगेंस्ट स्मगल्ड एंड काउंटर फ्री ट्रेड। ठीक है, काउंटर फ्री ट्रेड मूवमेंट अगेंस्ट स्मगल्ड एंड काउंटर फ्री ट्रेड इसका फुल फॉर्म है।
तो फुल फॉर्म ज़रूर याद रखेंगे, ये काफ़ी वर्तमान में चर्चा में भी रहा और इस तरह की फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। जैसे अभी पीईटी में फेमा का पूछा था, तो ऐसे ही आप इसका भी फुल फॉर्म रट्टा मार लीजिए, हो सकता है आपको ये प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल जाए। आगे बात करते हैं, 21 जनवरी 2021 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स पहली बार किस स्तर को पार कर गया? तो 50,000 के स्तर को पहली बार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स इस स्तर को पार किया। डेट याद रखेंगे, डेट कौन सी है? आपका उत्तर होगा 21 जनवरी है। ठीक है, डेट भी पूछी जा सकती है कि किस डेट को पार किया। आगे बात करें, जनवरी 2021 में ऑनलाइन भुगतान धोखाधड़ी से एयरटेल के ग्राहकों को बचाने के लिए एयरटेल सेफ पे लॉन्च किया गया। तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया होगा? एयरटेल सेफ पे, एयरटेल पेमेंट्स बैंक के द्वारा। 25 जनवरी 2021 को बाजार पूंजीकरण के आधार पर रिलायंस इंडस्ट्रीज को पीछे छोड़ते हुए देश की सबसे मूल्यवान वैल्यूएबल कंपनी कौन सी बन गई है? तो इसको आप लगाइए मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पर स्टार लगा लीजिए। ठीक है, जो बता रहे इंपॉर्टेंट वो सच में इंपॉर्टेंट हैं। बाजार पूंजीकरण अर्थात मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज को पीछे छोड़ते हुए देश की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई है आपकी टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। वैश्विक आर्थिक संभावनाएं रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2019 में सर्वाधिक तेज आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में बांग्लादेश शीर्ष पर रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, जहां इसकी आर्थिक समृद्धि कितनी रही? 8.2%, जबकि भारत जैसे देशों की जो समृद्धि थी, आर्थिक वृद्धि थी, वह निगेटिव में रही है। तो आपको याद रखना है, बांग्लादेश टॉप पर रहा। ठीक है, उपयुक्त रिपोर्ट के अनुसार, जिस रिपोर्ट की अभी हमने बात की, वर्ष 2019 में वैश्विक विकास दर इसकी 2.5% थी, जबकि वर्ष 2020, 21, 22 के लिए पूर्वानुमान क्रमशः -3.5, 5.6 और 4.3% हैं। तो इसको आप हटा दीजिए, ये बांग्लादेश से संबंधित है। बस इतना याद रखेंगे कि पहले नंबर पर रहा। रिपोर्ट का नाम जरूर याद रखेंगे, किस रिपोर्ट के अनुसार? वैश्विक आर्थिक संभावनाएं रिपोर्ट के द्वारा। ठीक है, बांग्लादेश शीर्ष स्थान पर रहा सर्वाधिक तेज आर्थिक वृद्धि करने के मामले में। आगे बात करते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट WESCP मिड 21 किसके द्वारा जारी की गई? इसको किसने जारी किया है? इसको जारी किया UN देशा ने, यानी संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामले के विभाग ने। ये रिपोर्ट पूछी जा सकती है, इसको याद रखेंगे, टिक करेंगे, इंपॉर्टेंट। WESP मिड 2021 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 एवं 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर क्रमशः कितनी रहेगी? तो 2019 में बताया कि 2.5% रही, 2020 में कितनी रही? -3.6%। ठीक है, और आने कितनी अनुमानित है वर्ष 2021 के लिए? तो अनुमानित है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था उसकी वृद्धि दर की बात यहाँ पर की जा रही है, तो कितनी अनुमानित है? 5.4%। किसने ये रिपोर्ट जारी की है? वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस, जिसे शॉर्ट में WSP बेस्ट बोलते हैं। ठीक है, बेस्ट मिड 2021 ये जारी की है UN देशा ने, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामले के विभाग ने। तो याद रखना है, जो आने वाला 2021 जो 2021 चल रहा है, इसका कितना रहेगा? 5.4। पिछले वर्ष माइनस में थी, -3.6, और 2019 में 2.5% थी। ये वैश्विक आर्थिक वृद्धि की बात कर रहे हैं। आगे इसी संबंधित पॉइंट है, WSP मिड 2021 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितनी ग्रोथ देखने को मिलेगी? तो 2021 में ग्रोथ देखने को मिलेगी 7.5% और 2022 में 10.1% से। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत की विकास दर 2021-22 में कितनी प्रस्तावित है? तो ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। कई बार लोग कंफ्यूज आते हैं, इसमें अंक टाड़ आंसर कर देते हैं। आंसर क्या होगा आपका? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की जाती है, जिसमें बताया गया जो भारत की विकास दर है वर्ष 2021 में 12.5% की दर से बढ़ेगी और 2022 में 6.9% रहेगी। क्लियर हो गया। आगे बात करें, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत की विकास दर जो है वो 2020 में कितनी है? तो ये है -8%। ठीक है, टेरी तथा सेल द्वारा जारी इंडिया ट्रांसफॉर्म टू अ नेट जीरो एमिशन एनर्जी सिस्टम के अनुसार भारत ऊर्जा प्रणालियों में शुद्ध शून्य उत्सर्जन को कब
प्राप्त कर लेगा। यानी कब हम प्राप्त कर लेंगे? जीरो एमिशन के लक्ष्य को। ठीक है, किसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है? इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग टू अ नेट जीरो एमिशन एनर्जी सिस्टम। तो आपका उत्तर होगा टेरी और सेल के द्वारा। कब? 2050 तक। इसको भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक करिए। एशिया मनी बेस्ट बैंक 2021 में इंडियाज बेस्ट बैंक फॉर SMME किसे चुना गया? तो SMMEs की जो बेस्ट बैंक है वो चुना गया है HDFC बैंक को। ठीक है, किसके द्वारा? एशिया मनी बेस्ट बैंक के द्वारा। इसके साथ ही सबसे अच्छी डिजिटल बैंक किसको चुना गया है? तो आपका उत्तर होगा एक्सिस बैंक को। ठीक है, SME के लिए सबसे अच्छी बैंक HDFC है, डिजिटल रूप में सबसे अच्छी बैंक कौन सी है? एक्सिस बैंक है। ये एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड्स ने कहा है। एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 के अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ घरेलू बैंक कौन सा है? तो सबसे अच्छा घरेलू बैंक कौन सा है? आपका कोटक महिंद्रा बैंक। एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 के अनुसार भारत का सबसे अच्छा अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल बैंक कौन सा है? तो आपका उत्तर होगा DBS बैंक। क्लियर हो गया? सबसे अच्छी डिजिटल बैंक कौन सी है? एक्सिस है। सबसे अच्छी बैंक किसके लिए? SME के लिए, यानी सबसे ज़्यादा इसने लोन प्रोवाइड किए होंगे किसको? SME सेक्टर के उद्यमों को। तो ये बैंक कौन सी है? HDFC है। और सबसे अच्छी आपकी घरेलू बैंक कौन सी है? कोटक महिंद्रा है। और सबसे अच्छी अंतर्राष्ट्रीय बैंक DBS बैंक है। क्लियर हो गया? 21 जून 2021 को अंकटाड द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रत्यक्ष विदेशी अंतर्वाह वर्ष 2019 के 51 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 27% वृद्धि के साथ वर्ष 2020 में कितना हो गया है? तो 2019 से 2020 में कितने परसेंट की वृद्धि की है? आपका उत्तर होगा 27%, 27% की। ठीक है, और अगर उसको हम मॉनेटरी फंड में देखें, ठीक है, डॉलर्स में देखें तो कितना? 51 बिलियन डॉलर। ठीक है, अब कितना हो गया? तो आपका उत्तर होगा 64 बिलियन अमेरिकी डॉलर। 2019 में 51 बिलियन डॉलर था और 2020 में 64 बिलियन डॉलर हो गया है। 51 से 64 आप देखेंगे तो ये कुल कितनी वृद्धि है? 27% की। क्लियर हो गया? विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2020 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह के संदर्भ में 3 देश कौन से, यानी सबसे ज़्यादा कहाँ से भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया है? तो आपका उत्तर होगा सबसे ज़्यादा आया पहले नंबर पर USA से, फिर चीन से, फिर हांगकांग से। ठीक है, विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2020 में प्रत्यक्ष विदेशी अंतर्वाह के संदर्भ में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये है भारत का 5वां स्थान। ये जो हमने अभी ऊपर पढ़ा ये भारत के संदर्भ में नहीं है बल्कि ये वैश्विक संदर्भ में है। विश्व में सबसे ज़्यादा फॉरेन जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है वह किस देश में आया? तो आपका उत्तर होगा USA में। ठीक है, दूसरे नंबर पर चीन है, तीसरे नंबर पर हांगकांग है और 5वें नंबर पर भारत का स्थान आता है। ठीक है, क्लियर हो गया? विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI फ्लोज वर्ष 2019 में 1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 35% की गिरावट के साथ 2020 में कितना रह गया है? तो पहले अमेरिका में जितना FDI फ्लोज होता था यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता था 2019 तक वह कितना था? 1.5 ट्रिलियन था। ठीक है, और अब ये कितना बदल गया है? अब ये बदल के कितना हो गया है? 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। और सबसे ज़्यादा इसको किसने प्रभावित किया? कोविड-19 पैंडेमिक ने। विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार FDI बहिर्प्रवाह यानी FDI इन देशों से बाहर की तरफ जाती है, इसमें भारत का स्थान कौन से नंबर पर है? तो भारत का स्थान 8वें नंबर पर है। आने के मामले में FDI में भारत का स्थान 5वां है और बाहर जाने के मामले में कौन सा है? 18वां है। क्लियर हो गया? आगे बात करें, 31 मार्च 2021 को जारी आंकड़ों के अनुसार दिसंबर अंत 2020 में भारत का विदेशी ऋण 563.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो सितंबर अंत 2020 की तुलना में कितना अधिक है? तो कितना अधिक है? 6.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक है, इतना ऋण हमारे पास बढ़ गया है। ये कंपेयर किया गया है 2020 के ही सितंबर को दिसंबर से। ठीक है, अब दिसंबर में कितना हो गया है? तो आपका हो गया है 563.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक है, सितंबर से कितनी बढ़ोतरी हुई है? सितंबर से दिसंबर में बढ़ोतरी हुई है 6.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर। थोड़ी सी भाषा इसमें कठिन है तो समझाने में आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन एक बार ध्यान से सुनेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, GDP और बाह्य ऋण का अनुपात दिसंबर अंत 2020 में घटकर
21.4% हो गया, 21.4% हो गया, जबकि सितंबर अंत तक 2020 में कितना था, 21.6%। ठीक है, क्लियर हो गया। आंकड़ों के अनुसार भारत के बाह्य ऋण का सबसे बड़ा घटक वाणिज्यिक उधार है। तत्पश्चात किसकी हिस्सेदारी आती है? सबसे ज़्यादा हमने वाणिज्यिक उधार ले रखा है, जो हमारा ऋण है। ठीक है, तो कितना ऋण, वाणिज्यिक उधार कितना है? 36.9%। उसके बाद नंबर आता है भारतीय अनिवासियों की जमाएं कितनी है? 24.9%। उसके बाद जो अल्प अवधि के व्यापारिक ऋण है वे कितनी है? 17.7%। तो सबसे पहले नंबर पर, ये परसेंटेज नहीं पूछा जाएगा, सबसे पहले नंबर पर जो हमारा ऋण है उसमें सबसे बड़ा घटक कौन सा है? वाणिज्यिक उधार का है। दूसरे नंबर पर भारतीय अनिवासियों की जमाएं हैं और तीसरे नंबर पर अल्पावधि के व्यापारिक ऋण हैं। विदेशी ऋण के आंकड़ों दिसंबर अंत 2020 के अनुसार भारत के बाह्य ऋण में सर्वाधिक ऋण अमेरिकी डॉलर में लिए गए। तत्पश्चात किस में लिए गए? तत्पश्चात लिया गया भारतीय रुपया में, उसके बाद एन में, फिर एसडीआर में और फिर यूरो में। तो याद रखेंगे सबसे ज़्यादा ऋण किस में लिए गए हैं? अमेरिकी डॉलर में। उसके बाद भारतीय रुपया का नंबर, उसके बाद येन का नंबर, ये येन किस देश की मुद्रा है कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। उसके बाद एसडीआर में, फिर यूरो में। ठीक है, हम ही बता देते हैं, एन जापान की करेंसी है। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी आईरीना द्वारा जारी रिपोर्ट कौन सी है? तो ये रिपोर्ट है वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट। ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है। वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट ये किसके द्वारा जारी की गई है? इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी के द्वारा, आईरीना के द्वारा। ठीक है, तो कल से हम ये वाली प्रमुख योजनाओं को पढ़ना शुरू करेंगे। पुरानी योजनाएं हैं, ज़्यादातर 2020 के पहले की सारी योजनाओं को इसमें संकलित किया गया है। इसको यहाँ पर पढ़ने का लाभ ये होगा, कई बार एग्जाम में क्रम से लगाने को योजनाएं आ जाती हैं या उनकी डेट दे रखी है कि कब कब लॉन्च की गई, यहाँ पर योजनाओं का नाम होता है, आपको जोड़े मिलाने होते हैं। तो इस तरह के प्रश्नों के लिए ये योजनाएं पढ़ लेना बहुत आवश्यक है। तो ये वाला सेशन हम कल अपलोड करेंगे। आज यहीं तक सेशन को रखते हैं, तो कल मिलेंगे नए सेशन में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।